नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो अभी जो कल से तो आपके ALP CBT 2 का एग्जाम कंटिन्यू हो रहा है, उसके लिए वेरी यूजफुल है क्योंकि उसमें आपके एनवायरनमेंट का अलग से सेक्शन दे रखा है। सिलेबस में मेंशन है एनवायरनमेंट। और आपको बता दूं, NCERT के कक्षा 10th का एक चैप्टर है हमारा पर्यावरण, और जहां से एग्जाम में बहुत बार रेलवे ने सवाल पूछे हैं। चाहे अभी 2024 के प्रत्येक आप एग्जाम को उठाकर देख लेंगे तो NCERT से इस चैप्टर से सवाल जरूर आया है। तो यहाँ पर यदि आप ALP CBT 2 हो गया, आगामी NTPC या ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, इसको मिस मत करना, एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें अपन क्या देखने वाले हैं, इस चैप्टर की पूरी थ्योरी, कंसेप्ट और फैक्ट, वो भी इंक्लूडेड एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। ये NCERT की ही अलग से MCQ वाली क्वेश्चंस की बुक रहती है जिसमें अच्छे लेवल के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो ऐसे 33 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न के साथ में आपको एक्स्ट्रा डिटेल में NCERT के फैक्ट की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। और कोई आंतरिक और अभ्यास क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड है, और कुछ फैक्ट रह जाते हैं इन सवाल में नहीं मिलते हैं ना, उनको अलग से अपन कवर कर देंगे ताकि इस चैप्टर से सवाल आए और एग्जाम में न बने, ये नहीं होगा 100%। तो एंड तक आपको बने रहना है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इंपोर्टेंट ईबुक के लिए आप वेबसाइट विजिट करो toptrainingGK.in या ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए 2024 में पूछे गए रेलवे के सारे एग्जाम्स के साइंस के क्वेश्चंस, चाहे ALP CBT फर्स्ट हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, इनमें साइंस के सारे क्वेश्चंस NCERT से आए हैं, 100% है। उनको हमने NCERT की चैप्टर वाइज किया है और ईबुक का रूप दिया है, जिससे आप हमारी वेबसाइट से और ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही जो ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो या फिर ALP की जो अभी भर्ती आई है उनको टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए साइंस का स्पेशल कोर्स पूरा लेटेस्ट 2024 के पैटर्न और NCERT पर आधारित रहने वाला 6 से 10 तक पूरी NCERT कवर रहेगी। एग्जाम्पल के क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, पूछे गए सवाल सारे चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप इंस्टॉल कर देना। चलिए यहाँ पर सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। हमारे पर्यावरण से NCERT एग्जाम्पल के सवाल देखते हैं, साथ में फैक्ट इंक्लूडेड है। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? पारितंत्र इकोसिस्टम, यानी यहाँ पर जैव और अजैव घटक दोनों का आपस में संपर्क और दोनों का आपस में समन्वय रूप से कार्य रहता है। तो जैव एंड अजैव घटक, जैव घटक में जैसे आप कह सकते हो सजीव जितने भी है, ठीक है, सजीव, और अजैव में निर्जीव आ जाएंगे, जो आपका वायु है, तापमान है, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जलवायु वगैरह अजैव घटक है। और जैव घटक में जितने भी सजीव अपन को देखने को मिलते हैं, तो इनके बीच के, इनके मध्य अन्योन्य जो क्रिया होती है और आपस में कनेक्शन रहता है और ये पूरा इकोसिस्टम चलता है। तो और मानव ने जो निर्मित किया है वो कृत्रिम पारितंत्र है। तो मानव ने ऐसा पारितंत्र निर्मित किया है, वो है खेत। मानव फसल की सिंचाई के लिए खेत को तैयार करता है, खुद तैयार करता है, अलग से यहाँ पर ये कृत्रिम पारितंत्र आप कहेंगे। और कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, एक तो है जल जीवशाला, जिसे आप एक्वेरियम बोलते हो। काफी बार आपने कहीं शॉप पर देखा होगा, किसी के घर में देखा होगा, जहां पर पानी रहता है, पानी के अंदर कुछ छोटे छोटे पौधे हो सकते हैं और मछलियां रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा इनका एक अलग से ही सिस्टम तैयार कर दिया, इकोसिस्टम है, जहां पर जो पेड़ पौधा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन है बनाता है, तो ये ऑक्सीजन मुक्त करता है, तो ये मछली काम में ले लेती है। और मछली के द्वारा जो उत्सर्जन किया जाएगा वो एज ए पोषक तत्व खाद में काम आएंगे पेड़ पौधे। तो इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। जो एक्वेरियम में मछली आप देखते हो, छोटी छोटी मछलियां रहती हैं जो एक दूसरे को नहीं खानी चाहिए, नहीं तो एक्वेरियम पूरा यही खत्म हो जाएगा। तो जल जीवशाला एक कृत्रिम पारितंत्र है। बगीचा, गार्डन है ना, वो मानव खुद तैयार करता है, तो ये भी मानव निर्मित है, तो बगीचा भी कृत्रिम है। खेत हो गया, ये कृत्रिम पारितंत्र है। और जो मनुष्य ने नहीं बनाया है, उनकी देखभाल नहीं की जाती है, तो तालाब, झील, वन प्राकृतिक पारितंत्र है, ये खत्म हो सकते हैं देखभाल नहीं की तो। और यहाँ पर तालाब, झील, वन प्राकृतिक पारितंत्र, खेत, बगीचा और जीवशाला, ये है कृत्रिम पारितंत्र। अगला सवाल देखते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक आहार श्रृंखला जिसमें तीसरे पोष स्तर पर हमेशा कौन रहता है? आहार श्रृंखला में कहीं ना कहीं, जैसे आहार श्रृंखला घास है, घास को कौन खाएगा? मान लेते हिरण खाएगा। और हिरण को कौन खाएगा? इसको मान लेते बाघ खाएगा। तो ये घास पर डिपेंड है हिरण, और बाघ डिपेंड है हिरण पर। तो ये खाद्य श्रृंखला है जहां पर शुरुआत है वो घास से हुई है। घास ने भोजन कहां से बनाया है? फोटोसिंथेसिस से, सूर्य के प्रकाश से बनाया है। तो घास यहाँ पर उत्पादक है, ठीक है, जो भोजन बना रहा है फोटोसिंथेसिस से। और उपभोक्ता, हिरण, बाघ, ये उपभोक्ता है, उस भोजन को, बने बनाए भोजन का उपयोग कर रहे हैं। जैसे हिरण तो ये शाकाहारी भोजन खा रहा है तो शाकाहारी है, हिरण को बाघ खाएगा तो मांसाहारी है। तो ये पूरी आहार श्रृंखला है जहां पर कहीं ना कहीं एक
भोजन अपना डिपेंड है दूसरे पर, और दूसरे पर और कोई शिकार उनके लिए कर रहा है। तो तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहेगा? अब पहला पोषी स्तर आप देखते हो, ये घास प्रथम पोषी स्तर है, उत्पादक है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये उत्पादक तो होगा नहीं, प्रथम पोषी स्तर पर होता है। तीसरे की बात की है। दूसरे पोषी स्तर पर है प्राथमिक उपभोक्ता, जो शाकाहारी होंगे। हिरण घास को खाएंगे वो तो शाकाहारी होगा, शाकाहारी भी नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पर मांसाहारी की। हिरण को खाने वाला मांसाहारी है, मांस को खा रहा है, मीट को खा रहा है, तो वो मांसाहारी प्राणी है ना। ये प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर और तीसरा पोषी स्तर, तो वो मांसाहारी प्राणी है। अपघटक तो मरने के बाद सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन किया जाता है, जो भी सजीव घटक है उनकी बात हो रही है। तो आहार श्रृंखला में पोषी स्तर निम्नलिखित होता है। पहला पोषी स्तर की बात करें तो वो प्रोड्यूसर्स है, वो उत्पादक है, जैसे आप प्रथम पोषी स्तर कहते हो, जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। आप कहेंगे कौन से उत्पादक? हरे पौधे, नील हरित शैवाल हो गया, पादप पलवक हो गया, ये सभी उत्पादक हैं जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन कैसे बनाएंगे? ये बनाएंगे अकार्बनिक पदार्थ, जल और CO2। ध्यान देना, CO2 में आपको C कार्बन दिख रहा, फिर भी ये अकार्बनिक है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। इनको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे ना। देखिए क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, और यही सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब होकर फिर कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट होता है। कह सकते हो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। सौर ऊर्जा है ना, वो आपके रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है उत्पादक के द्वारा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें आप उदाहरण देख सकते हो, यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ जल और CO2 से ग्लूकोजेनिक कार्बनिक पदार्थ बनता है, क्योंकि ग्लूकोज में C6H12O6 है, ये C6 है, एक कार्बनिक पदार्थ है, और जल और CO2 से बना है अकार्बनिक पदार्थों से। यहाँ पर उत्पादक में एक नाम मेंशन हो रहा है, पादप पलवक। तो आप कहेंगे पादप पलवक क्या है? तो पादप पलवक यानी जो आप देखते हो ना पानी में, समुद्र में जो जल निकाय है ना, वहां पर कुछ छोटे पौधे तैरते रहते हैं, वो पादप पलवक है। एक्चुअली ये एक तरीके से शैवाल होते हैं, एक कोशि के शैवाल होते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ये एक कोशि के शैवाल। और इसमें कौन कौन आते हैं? एक कोशि के शैवाल, जैसे इनकी बात कर रहे हैं, जो पानी में तैरने वाले सूक्ष्म आकार के जीव होते हैं, उसमें डायटम्स आपका आ जाएगा, उसमें आपको डायनोफ्लेजिलेट्स मिल जाएगा, हरी शैवाल मिल जाएगी। जो पादप पलवक है वो पानी में तैरते रहने हैं। आप देखते ही होंगे काफी बार पानी में तैरने वाले पौधे, वो पादप पलवक है, तो वो भी उत्पादक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएगा। बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये कहने को प्राथमिक है लेकिन है द्वितीय पोषी स्तर, क्योंकि उत्पादक के बाद आते हैं तो द्वितीय पोषी स्तर है। उत्पादकों को खाते हैं तो उपभोक्ता है, जिनको खाएंगे वो उपभोक्ता होगा कि नहीं होगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता है। उपभोक्ता के मामले में पहले स्थान पर है, प्राथमिक है, यानी उत्पादक जो एक तरीके से कह सकते हो हरे पेड़ पौधे हैं, उनके प्रोडक्ट को खा रहा है तो शाकाहारी होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक हैं, और उत्पादक हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनको खा रहा है तो वो शाकाहारी होंगे। तो ये शाकाहारी जीव है। इनमें आएंगे कौन? यानी घास वगैरह, हरे पेड़ पौधे, इनको कौन खाता है? हिरण खाता है, गाय खाती है, खरगोश है। जलीय पर्यावरण में आपको पता है, ऊपर आपने पादप पलवक देखा है। पादप पलवक है वो पानी में तैरने वाले जो छोटे पौधे जीव होते हैं, जो एक तरीके से एल्गी शैवाल होते हैं, उन्हें आप पादप पलवक बोल रहे हो। उन पादप पलवकों को खाने वाले होते हैं जूप्लांक्टन, यानी ये पानी में रहते हैं। जूप्लांक्टन पानी में रहते हैं, जो पादप पलवकों को खाते हैं, यानी फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। तो ये है तो आपके शाकाहारी है, और प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। ठीक है, अब यहां देख सकते हो पादप पलवक उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये खुद भोजन बना रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इनमें प्रोटोजोआ, छोटी झींगे, क्लेडोसेरा आदि शामिल होते हैं। तो ये सभी आपके जूप्लांक्टन में आ जाएंगे, छोटी झींगे, क्लेडोसेरा, प्रोटोजोआ। जूप्लांक्टन खाद्य श्रृंखला में द्वितीय स्तर के उपभोक्ता होते हैं, ये खुद पादप पलवक को खाते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय पोषी स्तर की बात हो रही है। द्वितीय पोषी स्तर है, प्राथमिक उपभोक्ता है, पादप पलवक को खाते हैं जो उत्पादक हैं, मछलियां व अन्य जलीय जीव इन्हें खाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल आ जाए जूप्लांक्टन कौन से पोषी स्तर में आते हैं? द्वितीय पोषी स्तर में। कौन से उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि ये आपके खाते हैं पादप पलवक को जो उत्पादक है। ठीक है, अब प्राथमिक उपभोक्ता तो आपके शाकाहारी थे, जो शाकाहारियों को खाएंगे वो है मांसाहारी, और ये आएंगे तृतीय पोषी स्तर पर। प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक, द्वितीय पोषी स्तर पर आपने देखा
जो शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। अब उन शाकाहारियों को खाने वाले, जैसे हिरण शाकाहारी था, अब हिरण को बाघ खाता है तो बाघ आपका मांसाहारी हुआ कि नहीं हुआ? तो वो मांसाहारी आपके तृतीय पोषी स्तर में आएंगे। और ये सर्वाहारी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं केवल मांसाहारी ही है, ये हो सकता है शाकाहारी भी खाएं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी खा सकते हैं। सॉरी, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को तो खाते ही हैं, हो सकता है ये प्रथम पोषी स्तर है उनको भी खा जाए। जैसे मानव है ना, वो मांसाहारी है, मानव सॉरी शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, यानी पेड़ पौधे भी खाते हैं और कुछ लोग हैं मीट वगैरह भी खाते हैं। तो ये दोनों ही हैं जो द्वितीय उपभोक्ता है, इन्हें आप तृतीय पोषी स्तर पर रखेंगे और मांसाहारी या सर्वाहारी जीव होते हैं। इसमें जैसे मेंढक की बात कर लेते हैं, सांप की बात कर लेते हैं, छोटी मछलियां की बात कर लेते हैं, तो ये सभी कहीं ना कहीं जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनको खा रहे हैं, तो ये द्वितीय उपभोक्ता। और ध्यान देना, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर पर है, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर पर था, उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर था। अब बड़े मांसाहारी जो तृतीय उपभोक्ता है ना, इन द्वितीय उपभोक्ताओं को ही खा जाएंगे। जैसे आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, बड़ी मछलियां हो जाएगी, छोटी मछलियों को भी खा जाएगी, शार्क वगैरह है, तो ये मांसाहारी जीव होते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो ये तो आपके चतुर्थ पोषी स्तर तक की बात हो गई। यहां तक ऊर्जा आती आती खत्म हो जाती है, 10% के नियम के अकॉर्डिंग है। कोई यहाँ पर उत्पादक में आपके 100% ऊर्जा बनी है ना, वो आगे जाएगी ना 10% ही जाएगी, 10 से आगे जाएगी तो वो फिर 1% ही रहेगी, 10वां हिस्सा ही ट्रांसफर हो पाता है, बाकी खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर तृतीय या चतुर्थ पोषी स्तर तक ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी, तो कौन खाएगा आगे? अपघटक, ये सूक्ष्म जीव या अन्य जीव होते हैं जो मृत पौधों और जानवरों को अपघटित करते हैं। अब जो मर चुके पेड़ पौधे हैं, जानवर है जो मर चुके हैं, उनको अपघटित करके वापस मिट्टी में मिलाने का काम ये सूक्ष्म जीव कर रहे हैं और पोषक तत्वों को मिट्टी में मिलाते हैं। ये आहार श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अपघटक जो लास्ट में आते हैं। तो उत्पादक हो गया, ठीक है, उपभोक्ता, उपभोक्ता और अपघटक। जो मरने के बाद यहाँ पर अपघटन जरूरी है ताकि ये चक्र है वो चलता रहे। तो यहाँ पर बैक्टीरिया, कवक, केंचुए, ये सभी डीकंपोजर यानी अपघटक हैं। आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह देखते हैं, ये सवाल के अंतर्गत ही अपन एनसीईआरटी के फैक्ट ऐड कर रहे हैं ताकि चैप्टर में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस न हो। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा आहार श्रृंखला में एक दिशा में प्रवाहित होती है। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिली है, जैसे आप कह रहे हो सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा है, इनको ये उत्पादक काम में लेंगे। क्या वापस उत्पादक से ऊर्जा सूर्य में जा सकती है? नहीं जाएगी ना। उन उत्पादक को जो खाने वाले उपभोक्ता हैं, जितने भी प्राथमिक द्वितीयक है, क्या उपभोक्ता जो उत्पादक को खाएंगे वापस उपभोक्ता को उत्पादक खाएंगे? क्या पेड़ पौधे इन शाकाहारी मांसाहारी जंतुओं को खाते हैं? क्या नहीं खाते हैं? तो ऊर्जा वापस थोड़ी जाएगी, उत्पादक से वापस सूर्य में ऊर्जा थोड़ी जाएगी, एक ही दिशा में आगे ऊर्जा चलती है। उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक खाएगा, द्वितीयक को तृतीयक खाएगा। इस प्रकार से ऊर्जा आगे बढ़ती है एक डायरेक्शन में। ध्यान देना, ऊर्जा प्रवाह का नियम क्या कहता है? पारिस्थितिकी में सबसे पहले लिंडमैन ने 1942 में ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया, जिसे 10% नियम के नाम से जानते हो। लिंडमैन का ऊर्जा प्रवाह नियम क्या कहता है? जब ऊर्जा एक पोषी स्तर जैसे पहला आपका उत्पादक है, उससे अगले पोषी स्तर मान लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में गई है ना, तो केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर पहुंचती है। बाकी 90% ऊर्जा जीव के श्वसन, जो भी जैव प्रक्रम है उनमें खर्च हो जाती है, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन है, दूसरे जीव में नहीं जा पाती है। तो 90% खर्च, 10% ही आगे जाती है। सूर्य के प्रकाश से जो भी ऊर्जा मिली है, अपन मानते हैं यहाँ पर 100 जूल मिली है। 100 जूल के बाद नेक्स्ट पोषी स्तर पर ये उत्पादक को मिली है, उत्पादक जो प्रथम पोषी स्तर था, द्वितीय पोषी स्तर तक ये इसका 10वां भाग जाएगा, 10%, 100 का 10% यानी 10 जूल ही गई है ऊर्जा। अब इसको खाने वाले के पास कितनी जाएगी? इसका 10% निकालेंगे तो 1 जूल ही गई है ऊर्जा, बाकी सभी खत्म हो गई। तो 10% का ये नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर श्रृंखला में उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और अपघटक मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण चक्र को संतुलित करते हैं। तो इधर आप देख सकते हो पोषी स्तर में उत्पादक आपका प्रथम पोषी स्तर है, प्राथमिक उपभोक्ता है वो दूसरा पोषी स्तर है, द्वितीयक उपभोक्ता तीसरा पोषी स्तर है, तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर है। तो यहाँ पर आपको ये पिरामिड दिख रहा है, शुरुआत में थोड़ा बड़ा है, मतलब उत्पादकों की संख्या ज्यादा है,
ठीक है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, आगे जाकर ऊर्जा बचेगी नहीं तो ये संख्या कम होती जाएगी, क्योंकि 10% ही ऊर्जा आगे बढ़ती है, बाकी सभी खत्म हो जाती है। तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पादक में आई, उत्पादक से शाकाहारी में, शाकाहारी से मांसाहारी में, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी में आ गई ये ऊर्जा। तो ये ऊर्जा प्रवाह का एक दिशा में हो रहा, वापस ऊर्जा बैक नहीं जाएगी, आप समझ रहे हो। शीर्ष मांसाहारी को ये मांसाहारी खा जाए और इन मांसाहारी को शाकाहारी खा जाए तो, और शाकाहारी को उत्पादक, ऐसा ऊर्जा वापस आ सकती है? नहीं आएगी। इसलिए आप देखते हो उत्पादक में जो भी संख्या रहेगी, उस इको से उत्पादक में बात करें तो हरे पेड़ पौधे, इनकी संख्या सबसे अधिक मिलेगी। इनको खाने वालों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं की भी संख्या ज्यादा है द्वितीय उपभोक्ता से, क्योंकि 10% ऊर्जा तो आई है ना, तो नेक्स्ट आपकी ऊर्जा बहुत कम रह जाती, तो उनकी संख्या भी कम है। एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया जैव और अजैव घटक दोनों हैं, यानी जीवित और निर्जीव दोनों चीजें, जीवित और निर्जीव, जीवधारी और निर्जीव दोनों चीजें रहेगी इकोसिस्टम। पारितंत्रिक इकाई है जिसमें जीवधारी या फिर जैविक और निर्जीव या अजैविक घटक एक दूसरे के साथ तालमेल, संपर्क और परस्पर क्रिया करते हैं। इनमें जीवों के बीच पोषण चक्र, ऊर्जा प्रवाह के साथ साथ उनके पर्यावरण के साथ संबंध शामिल होते हैं। अजैव घटक जो पर्यावरण वगैरह है, मिट्टी, जलवायु, इनके साथ संबंध होते हैं जीवों का। ठीक है। जीव घटक या फिर जैविक घटक जो एक इकोसिस्टम का पार्ट है, पारितंत्र का पार्ट है, तो इस जैविक घटक में कौन से आते हैं? उत्पादक जितने भी है ना, पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो उत्पादक जैविक घटक है। उपभोक्ता जैसे शाकाहारी है, मांसाहारी है, ये सभी सजीव है, जैविक घटक है जो उत्पादकों को खाते हैं। और फिर इनको अपघटक है, मरने के बाद ये सभी चीजें जिनका अपघटन किया जाता है बैक्टीरिया और कवक के द्वारा, ये सभी जैविक घटक है। इसमें कहीं ना कहीं सजीव है, जैविक है। निर्जीव घटक है जैसे भौतिक और रासायनिक घटक है, पानी, मिट्टी, हवा, तापमान, सूर्य की रोशनी, ये अबायोटिक या फिर निर्जीव घटक है। इनके बीच में परस्पर संबंध रहते हैं ताकि ये पूरा इकोसिस्टम चल सके। यदि पानी नहीं रहेगा तो ये सभी जीवित रहेंगे क्या? कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंसी इनकी है जरूर है, जिसे आप कहते हो बैलेंसिंग। जीवधारी और निर्जीव घटक आपस में कनेक्ट रहते हैं, संतुलन बना रहता है। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक आहार श्रृंखला में, मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा, यानी लास्ट पोषी स्तर पर 5 किलो जूल ऊर्जा बची हुई है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा? ये चौथा है, चौथा पोषी स्तर के बाद कौन सा जाएगा? तीसरा पोषी स्तर, फिर दूसरा पोषी स्तर, और फिर फर्स्ट पोषी स्तर, और प्रथम पोषी स्तर कोई आप बोलते हो उत्पादक है। तो ऊर्जा आगे जैसे प्रथम पोषी स्तर से दूसरे में गए ना, 10% ही चली गई, 90% खत्म है ऊर्जा। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे 5 किलो जूल से पहले तीसरे पोषी स्तर पर कितने थी? तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 किलो जूल थी, क्योंकि 50 किलो जूल का आप 10% निकालेंगे ना तो 5 किलो जूल ही आगे गई है। 50 का 10% निकालेंगे आप तो कितना होगा? 50 गुणा 10/100, यानी यहाँ पर जीरो जीरो कैंसिल आउट है, तो 5 किलो जूल आप देख पा रहे हो आगे गई है। तो ये 10% का नियम है। तो अगले पोषी स्तर पर जाने के लिए अपन 10 से गुणा करते जाएंगे, तीसरे से सेकंड में जाएंगे तो 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 500 किलो जूल। अब 500 किलो जूल का 10% आपने निकाला, 50 किलो जूल ही आगे गई है। इसको 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 5000 किलो जूल। कितनी हो गई? 5000 किलो जूल। तो 5000 किलो जूल शुरुआत में उत्पादक के पास ऊर्जा थी, 10% आगे गई द्वितीय पोषी स्तर पर जो प्राथमिक उपभोक्ता है, तो वहां पर 10% 5000 का 500 किलो जूल गई, 500 का 10% 50 किलो जूल, 50 का 10% आगे 5 किलो जूल ही ऊर्जा चौथे पोषी स्तर पर गई है। जो इसमें आपको उदाहरण सहित पता चल रहा है। घास क्या है? घास आपका उत्पादक है जो सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो घास के 5 यदि 5000 किलो जूल उष्मा है ना, ऊर्जा है ना, 5000 कितनी है? 5000। तो वो टिड्डा के पास कितनी जाएगी? इसका 10% जाएगी, नहीं 500 ही जाएगी। 5000 का 10% 500। मेंढक के पास कितनी जाएगी? मेंढक यानी 500 का 10% 50 जूल जाएगी। मेंढक के बाद सांप के पास जाएगी 5 है, और 5 का भी 10%, 5 का भी 10% ये बाज के पास जाएगी, यानी यहाँ पर महज 0.5 जूल रह जाएगी। तो ये आपके पूरी खाद्य श्रृंखला है। घास को खाता है टिड्डा जो कि एक शाकाहारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये उत्पादक को खा रहा है, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज खा रहा है। तो इस प्रकार 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ पाती है। अगला सवाल लिखते हैं।
किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषक स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन है। यानी इनका अपघटन नहीं होता है, ये कह सकते हो गैर जैव निम्नीकरणीय है। तो गैर जैव निम्नीकरणीय चीजें होती है ना, उनका पाचन नहीं होगा, वो बनी रहेगी, संचित हो जाएगी और नेक्स्ट एक से दूसरे पोषक स्तर पर जाएगी और अंतिम पोषक स्तर पर वो हो जाएगी एकत्रित है और बहुत ज्यादा मात्रा वहां पर अंतिम पोषक स्तर पर देखने को मिलेगी। जैसे मनुष्य आपका एक तरीके से अंतिम पोषक स्तर पर आता है। जैव आवर्धन किसी आहार श्रृंखला में, ये आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे पीड़कनाशक खेतों में डालते हैं, पेस्टिसाइड्स, भारी धातु है, मरकरी लेड है, ये भी गैर जैव निम्नीकरणीय है। इनका अपघटन नहीं होता सूक्ष्म जीवों से। प्रत्येक उच्चतर पोषक स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा, उच्चतर पोषक स्तर यानी प्रथम पोषक स्तर तो आपका है उत्पादक है, उसके बाद यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो उच्चतर पोषक स्तर जो तृतीयक उपभोक्ता तक ये चीजें चली जाएगी ना और वहां पर इनकी मात्रा बढ़ेगी, वो है जैव आवर्धन। बताता हूं, उदाहरण सहित बताता हूं। ये पदार्थ आहार श्रृंखला में एकत्रित होते हैं क्योंकि वे न तो अपघटित होते हैं और न ही जीवों के शरीर से बाहर निकाले जा सकते हैं। तो अंदर ही संचित होते रहते हैं, अपघटन नहीं होता है, उत्सर्जन भी नहीं होता है। जब एक जीव इन पदार्थों से दूषित किसी अन्य जीव को खाता है ना, एक जीव ने उन जीवों को खा लिया जिसमें ये पदार्थ संचित थे, तो उनमें ये चले जाएंगे। ये पदार्थ उच्चतर पोषक स्तर है, वो निम्नतर को खाएगा। भाई उच्चतर पोषक स्तर जैसे समझाता हूं, ये मान लेते हैं आपका घास है या फिर कोई भी घास पेड़ पौधे, उनको हिरण ने खाया, हिरण को बाघ ने खा लिया, ठीक है। तो शुरुआत में हिरण ने यदि घास में पेस्टिसाइड ये डाल रखे थे तो घास ने उनको अवशोषित किया है, वो पानी के साथ घास में चले गए और फिर घास को खाया हिरण ने, तो वो सारी चीजें हिरण के पास आ गई और लास्ट में किसके पास जाएगी? भाई ये उत्सर्जित नहीं होती, इनको जो खाएगा वो ग्रहण कर लेगा, बाघ के पास। तो बाघ इस प्रकार कितने हिरणों को खाएगा और पूरा जहर इनके अंदर संचित होता जाएगा, जैसे आप जैव आवर्धन बोल रहे हो। डीडीटी का आप उदाहरण ले सकते हो, डीडीटी का जैव आवर्धन। डीडीटी नामक एक कीटनाशक खेतों में छिड़का गया, वर्षा के कारण डीडीटी पानी के स्रोतों जैसे झील और नदियों में चला गया, ये पानी के साथ। जल में रहने वाले पादप जिसे आप फाइटोप्लैंक्टन कहते हो, जल में रहने वाले पादप, यानी यहाँ पर पादप पलवक की बात करते हैं, इस डीडीटी को अवशोषित करते हैं। ये पानी में गया, इसको अवशोषित कर दिया जल में रहने वाले पौधों ने। इन्हें खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, झींगा या छोटी जलीय जीव, डीडीटी की मात्रा बढ़ी उनमें। फिर इन्हें खाने वाले, अब झींगा है, छोटे जलीय जीव को बड़ी मछलियां खाएगी या फिर छोटी मछलियां खाएगी और वहां पर ये चीजें बढ़ने लगी। अब छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाने लगी तो वो सारा डीडीटी है कहां पर चला गया? बड़ी मछलियों तक चला गया। जिनको जो खा रहा लास्ट में उनके पास चला जाए। बड़ी मछलियों को कोई नहीं खा रहा है या फिर बड़ी मछलियों को खाने वाले मनुष्य है, पक्षी है, बड़ी मछलियों को यहां तक पक्षी खा लेंगे, मनुष्य खा लेंगे, तो वो डीडीटी इनके अंदर चला जाएगा और एकत्रित होता जाएगा। ये बड़ा ही खतरनाक चीज है। तो इस प्रक्रिया के कारण शीर्ष उपभोक्ता में ये चीजें एकत्रित होती है। तो आपको पूछ ले, जैव आवर्धन में जो ये कीटनाशक है या फिर ये जो पदार्थ है ना, बिल्कुल दूषित पदार्थ, ये कहां पर संचित होते लास्ट में? तो उच्चतर पोषक स्तर या फिर लास्ट जो उपभोक्ता है ना, तृतीयक उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता, वहां पर ये विषैले पदार्थ घातक स्तर तक पहुंच सकते हैं। अगला सवाल, ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है? ओजोन परत है वो खत्म हो रही है। ओजोन परत अपनी सुरक्षा करती है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें, जिन्हें आप यूवी रेज कहते हो। यूवी रेज यदि ओजोन लेयर न हो, सीधी पृथ्वी पर आ जाएगी, पृथ्वी पर आएगी और अपने शरीर उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो शरीर में त्वचा संबंधित कैंसर जैसे रोग हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी खतरनाक है। यूवी रेज में भी अलग अलग यूवी ए आती है, यूवी बी है, यूवी सी है, सबसे अधिक खतरनाक यूवी सी है। हालांकि ये ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है यूवी सी, इसलिए पृथ्वी पर नहीं आती है। पृथ्वी पर यूवी बी आती है जो काफी डीएनए को क्षति पहुंचाती है, ठीक है। यूवी बी, यूवी ए से यूवी बी खतरनाक है और यूवी बी से भी सी है, लेकिन आती नहीं है पृथ्वी पर। अब ओजोन परत का रहना इंपोर्टेंट है। ओजोन परत का क्षय हो रहा है, यानी ओजोन परत खत्म हो रही है। किसके कारण हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जिसमें क्लोरीन होता है, और ये क्लोरीन ही ओजोन लेयर को खत्म कर रही है। ओजोन परत बनी कैसे है? ओजोन परत इन यूवी रेज से ही बनी है। यूवी रेज, देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन है ऊपर समताप मंडल में, इस ऑक्सीजन के साथ में एक स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाए ना तो ओजोन बन जाए। ये ऑक्सीजन परमाणु स्वतंत्र कैसे हुआ? इस ऑक्सीजन का विघटन
ये यूवी रेज ने कर दिया, ऑक्सीजन को स्वतंत्र परमाणु बना दिया, और ये जब जुड़े तो O3 ओजोन बन गई। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है, O3 के फॉर्म में है। ओजोन परत लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। लाभदायक कैसे? लाभदायक तो अपन को सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण है, यूवी रेज को रोकती है। और हानिकारक कैसी है? यदि ये ओजोन है ना, ये पृथ्वी के समीप बन जाए ना, सबसे निचले क्षोभ मंडल में या फिर अपने इस भूपर पट्टी पे जहां पर अपन रहते हैं ऊपर, तो पृथ्वी के सबसे निचले स्तर पर अपने वायुमंडल अपने आसपास ओजोन आ जाए ना, तो वो खतरनाक है, वो विषैली है। ऊपर है तो ये सुरक्षा कर रही है, लेकिन नीचे नहीं आनी चाहिए। तो ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेज को अवशोषित करती है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत का क्षय हो रहा है इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरीन यहाँ पर गड़बड़ कर रही है, ओजोन परत को नष्ट कर रही है। CFC कहां पर काम में लेते हैं अपन? रेफ्रिजरेटर, अपना रेफ्रिजरेटर फ्रिज है, एरोसोल स्प्रे है, फोम है, और AC वगैरह, इनमें CFC काम में ली जा रही है। और CFC ये यहां पर नहीं, वायुमंडल में चली जाती है तो नुकसान पहुंचा देगी। जब CFC वायुमंडल में पहुंचती है तो वे सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आती है और इस यूवी रेज के संपर्क में आकर क्लोरीन परमाणु छोड़ती है। क्लोरीन परमाणु खतरनाक है। क्लोरीन परमाणु ओजोन के अणुओं को तोड़ते हैं, जिससे ओजोन परत कमजोर हो जाती है। तो क्लोरीन क्या करेगी? O3 है ना, उनको तोड़ेगी, O2 में तोड़ देगी, तो ओजोन परत को गायब कर रही है क्लोरीन। ठीक है। प्रभाव क्या है? ओजोन परत का क्षय होने से अधिक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही है, जिससे त्वचा कैंसर, आंखों की समस्या जैसे रोग हो रहे हैं। बाकी यहाँ पर अन्य आप देखेंगे, इनमें जो CFC की बात हो रही है वो नुकसान ओजोन लेयर को पहुंचा रही है। मिथेन आपको बताया है ग्रीन हाउस गैस है। मिथेन ग्रीन हाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन में भूमिका निभाती है। यानी मिथेन गैस ऐसी है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करेगी, तापमान बढ़ाएगी, और इससे आपका ग्रीन हाउस गैस है तो तापमान बढ़ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पेस्टिसाइड्स है, पर्यावरण प्रदूषण है, जैव आवर्धन का कारण बनती है। अभी आपने देखा DDT, तो वो जैव आवर्धन का कारण बन रही थी, जहां पर अंतिम पोषी स्तर पर ये दूषित पदार्थ है वो संचित हो रहे थे। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी वायु प्रदूषण का कारण है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, उत्पादक है। अकार्बनिक यौगिक है, CO2 और H2O है। और क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, इनको साथ में मिलाकर CO2H2 ये बना रहा है C6H12O6, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बोल रहे हो। तो ये उत्पादक है जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। पूरी चीज आपको बताइए, क्लियर किए। उत्पादक में आपके हरे पौधे, शैवाल और कुछ साइनोबैक्टीरिया आते हैं। अपघटक तो लास्ट में मृत पौधे और जानवरों के जैविक पदार्थ को अपघटित करके मिट्टी में मिलाते हैं, कवक और बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखते हैं पारितंत्र, जो अपना इकोसिस्टम है ना, उनमें एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? देखिए, एक पोषी स्तर जैसे उत्पादक है, उत्पादक को खाने वाले जो उपभोक्ता है, मान लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहां पर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में ऊर्जा गई है तो किस रूप में गई है? प्राथमिक उपभोक्ता से मान लेते हैं द्वितीयक उपभोक्ता है, तो ऊर्जा यहां पर किस रूप में जा रही है? वो जा रही है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा जैसे ही आई उत्पादक के पास तो उसको बदल दिया रासायनिक ऊर्जा में, तो रासायनिक ऊर्जा आगे जा रही है। रासायनिक ऊर्जा आगे जा रही है 10% के लिंडमैन के नियम को फॉलो करते हुए, और ये नियम ऑलरेडी आपको बताया है। यांत्रिक ऊर्जा ये ऊर्जा का रूप है जो गतिमान वस्तु में होती है। ये ऊर्जा जीवों द्वारा अपने शरीर को गति देने के लिए उपयोग होती है। ऊर्जा का प्रवाह आपको बताया पारितंत्र में एक दिशा में होता है, प्रथम पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा देगी वापस प्रथम में नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं? तो उच्चतर पोषी स्तर, जैसे कि यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर, द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर तृतीयक उपभोक्ता है, तो ये निम्नतर पोषी स्तर को भोजन ग्रहण करते हैं। उच्चतर जैसे यहाँ पर बात करें घास, घास निम्नतर पोषी स्तर है, फर्स्ट पोषी स्तर है, प्रथम पोषी स्तर है। उच्चतर इसका कौन सा? जैसे हिरण है, हिरण द्वितीय पोषी स्तर है, तो ये घास से तो उच्चतर है कि नहीं है, तो निम्नतर पोषी स्तर को अपना भोजन बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? हिरण को बाघ खाएगा, तो ये क्या है? फूड चैन बन रही है, खाद्य
श्रृंखला, आहार श्रृंखला बन रही है। जैसे घास को खाया टिड्डा ने, टिड्डा को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने। तो सांप सबसे उच्चतर पोषी स्तर है, ये निम्नतर पोषी स्तर को खा रहा है। सांप सीधा ऐसे नहीं टिड्डा को खाएगा, घास को खाएगा, नहीं, सांप मेंढक को ही खाएगा। इससे प्रत्येक जीव अगले जीव का भोजन होता है। प्रत्येक जीव है कहीं ना कहीं नेक्स्ट जीव का भोजन है। ये ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह को दर्शाती है। जो उत्पादकों से लेकर ऊर्जा है वो उच्चतर उपभोक्ता तक जा रही है। यहाँ बाज है, सांप है, ये उच्चतर पोषी स्तर है। जो निम्नतर पोषी स्तर सांप मेंढक आदि के जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अन्य विकल्प में एक विकल्प आपके विकल्प आहार जाल का भी दे रखा है। फूड चेन के बाद फूड वेब क्या है, तो जटिल आहार श्रृंखला है। जटिल आहार श्रृंखला फूड वेब है। जैसे यहाँ पर ये दो चीजें हैं। ये तो आपका सिंपल सी खाद्य श्रृंखला है। जैसे वन में आपने पेड़ पौधे हैं, उनको हिरण खाएगा, हिरण को बाघ खाएगा। और इधर आपने देखा छोटे पौधे हैं, इनको आपका टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेंढक है, मेंढक को सांप है, सांप को बाज खा रहा है। ये देखिए, ये आपकी पहली खाद्य श्रृंखला वन में है। दूसरी घास में, तो घास को टिड्डा खा रहा है। अब तीसरी है, ये है तालाब में। तालाब में पादप पलवक होते हैं। पादप पलवक को झींगा, झींगा को छोटी मछलियां खाती है, उनको बगुला खा जाता है। तो इस टाइप से ये किस में है, जलीय बॉडी में किस प्रकार से आहार श्रृंखला चलती है। ये कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंड नहीं है, डिपेंड तो है, लेकिन ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ में क्लेश नहीं कर रही है। इधर आप देखेंगे ना, ये जो पादप पलवक है, जरूरी थोड़ा ही है ये केवल एक ही जीव का भोजन हो। ये पादप पलवक एक से अधिक जीवों का भोजन हो सकता है। तो उस केस में एक बड़ा जाल बन जाता है, फूड वेब बन जाता है। ये आप सांप देख रहे हो, सांप यहाँ पर दो खाद्य श्रृंखलाओं से आ रहा है। तो इस टाइप से यानी आप कह सकते हो जो आहार जाल है ना, वो कई आहार श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है और इनके बीच में परस्पर संबंधों को दिखाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच में रिलेशन को दिखाता है। आहार श्रृंखला आपने देख लिया, एक सरल रेखीय क्रम होता है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही मार्ग से होता है। प्रत्येक जीव केवल एक ही प्रकार के भोजन स्रोत पर डिपेंड होते हैं, एक से ज्यादा प्रकार के स्रोत पर डिपेंड नहीं है। खरगोश घास पर है तो घास पर ही डिपेंड है, लोमड़ी खरगोश पर है तो लोमड़ी खरगोश पर ही है, और किसी पर डिपेंड नहीं है। तो वो एक आहार श्रृंखला है। इसके उल्टा यहाँ पर आहार जाल है, फूड वेब है, जहां पर आहार श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। एक जीव एक से अधिक जीवों को खा सकता है और कई का शिकार भी बन सकता है। वो जीव एक से अधिक को खाएगा और एक से अधिक का शिकार भी बन सकता है। ये पारितंत्र में जीवों के बीच वास्तविक और जटिल भोजन संबंधों को दर्शाती है। उदाहरण के रूप में जैसे आप देखेंगे, ये जो घास है ना, इसको खरगोश भी खा सकता है, इसको चूहा भी खा सकता है। तो घास को खरगोश और चूहा दोनों ही खा सकता है। तो यहाँ पर ये जो एक उत्पादक है, एक से अधिक का भोजन बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बना रहा है फूड वेब, आहार जाल बना रहा है। अब देखिएगा, ये जो चूहा है ना, इसको सांप भी खा सकता है, इसको लोमड़ी भी खा सकती है, और खरगोश को भी लोमड़ी खा सकती है। तो लोमड़ी के लिए आप भोजन देखो, लोमड़ी के लिए खरगोश भोजन है, लोमड़ी के लिए चूहा भोजन है। तो ये खाद्य जाल, आहार जाल बन गया है। पारिस्थितिकी पिरामिड है, ये पोषक स्तरों के बीच ऊर्जा, जैव मात्रा, संख्या के वितरण को दर्शाता है। तो पिरामिड आपने ऐसा देखा पारिस्थितिकी का, जहां पर उत्पादक में संख्या सबसे अधिक थी, उत्पादक, उसके बाद यहाँ पर उपभोक्ता आ रहा था, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही, क्योंकि ऊर्जा है ना वो कम होती जा रही है। तो ये आप कहेंगे पिरामिड बनता है। और ये आपने देखा है किस टाइप से एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रहती है। आहार जाल में एक से अधिक का भोजन बन सकता है, एक उत्पादक या उपभोक्ता, या फिर वो खुद एक से अधिक को खा सकता है। और बाकी आहार श्रृंखला केवल एक दिशा में चलती है, सिंपल सी। नेक्स्ट आपको बताऊंगा इनके बारे में और भी। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये आपको बताया है, एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होगा, वापस नहीं जाएगी ऊर्जा है। जैसे उत्पादक से ऊर्जा उपभोक्ता में जा रही है, तो उपभोक्ता से वही ऊर्जा उत्पादक में नहीं जा सकती है, वो एक डायरेक्शन में ही प्रवाह होता है। और जैसे सूर्य से ऊर्जा पौधे में आई है, पौधे से शाकाहारी ने खाया, शाकाहारी ने मांसाहारी, शाकाहारी को मांसाहारी ने खा दिया, मांसाहारी का अपघटन कर दिया गया है। तो क्या पौधे से वापस ऊर्जा सूर्य खा पाएगा? उन शाकाहारियों से पौधा ऊर्जा ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। तो एक दिशा में इनका प्रवाह होता है। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते तब क्या हो सकता है? यूवी किरणों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, बहुत ज्यादा यूवी किरणों को एब्जॉर्ब कर दिया ना, त्वचा का कैंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति हो जाएगी, यानी अपना जो इम्यून सिस्टम है ना वो कमजोर हो जाएगा, रोगों से लड़ने की ताकत आपकी खत्म हो जाएगी। तो एक और तीन यहाँ पर करेक्ट है, एक और तीन करेक्ट है। यूवी रेज में भी यहाँ पर दो प्रमुख प्रभाव है, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति है, अपना प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, जिससे रोगों से लड़ने या संक्रमण बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा, त्वचा का कैंसर हो जाएगा। यूवी रेज जो कि
पराबैंगनी किरणें ओजोन परत के क्षय का भी कारण है। यूवी किरणों में 3 टाइप की रेज आती हैं। यूवीए है जो कम खतरनाक है, ओजोन परत इन्हें नहीं रोकती है, सीधी पृथ्वी पर आ जाती है, त्वचा की गहराई में प्रवेश करती है। समय से पहले इस यूवीए के कारण आपको रिंकल वगैरह, झुर्रियां वगैरह देखने को मिलती है, बुढ़ापन देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा आप इसके संपर्क में आए तो त्वचा कैंसर का भी खतरा है। यूवीबी आपको कम, देखिए यूवीए से कम तरंग दैर्ध्य है यूवीबी की, तो जितनी कम आप वेवलेंथ देखेंगे उनमें उतनी ही ज्यादा ऊर्जा होगी। आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है। ये यूवीबी पृथ्वी की सतह पर सीमित मात्रा में पहुंचती है, लेकिन ये जो सनबर्न का मुख्य कारण है, डीएनए की क्षति ये पहुंचा सकती है, त्वचा कैंसर हो सकता है, मेलेनोमा। विटामिन डी का निर्माण भी इस यूवीबी से होता है। यूवीसी सबसे खतरनाक है, लेकिन पृथ्वी पर आती ही नहीं है, ओजोन इसको पहले ही अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग में केवल गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल है। गैर जैव निम्नीकरणीय का मतलब क्या है? जिनका अपघटन नहीं हो सकता है, जो पर्यावरण में, वायुमंडल में पड़ी रहती है, सूक्ष्म जीव इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिट्टी में नहीं मिला सकते। गैर जैव निम्नीकरणीय कौन सी है? जिनका सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर सकते। तो वो आपकी क्या लकड़ी का अपघटन नहीं कर सकते, कागज का कर सकते, चमड़े का कर सकते, ये तो जैव निम्नीकरणीय है। पॉलीथीन, देखिए पॉलीथीन प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, पीवीसी है, ये कहीं न कहीं बिना अपघटन वाले गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं हैं। 2 में दे रखी है, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, घास। अब ये घास का तो अपघटन हो जाता है, तो ये गैर जैव निम्नीकरणीय नहीं है, ये निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय है। प्लास्टिक, बेकेलाइट, डीडीटी, तो ये एक तरीके से गैर जैव निम्नीकरणीय। 2 और 4 दोनों विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको बताऊंगा निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय में पूरा अंतर लास्ट में देखेंगे, बाकी आपने देख लिया। बेकेलाइट का एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक अभिक्रिया से बनता है, और इसका उपयोग विद्युत स्विच में आप देखते हो, हैंडल में देखते हो। डीडीटी, डीडीटी भी एक गैर जैव निम्नीकरणीय है जो जैव आवर्धन का कारण बनता है। नेक्स्ट है, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? पोषी स्तर, जैसे उत्पादक से आप जाते हो प्राथमिक, उपभोक्ता, प्राथमिक, तो ये पोषी स्तर धीरे धीरे खत्म कैसे हो रहे? 3-4 पोषी स्तर तक ही जा पा रहे। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता तक खत्म हो रहा, तो 1 2 3 4 पोषी स्तर तक ही क्यों जा रहा है? क्योंकि ऊर्जा खत्म हो रही है। 10% ऊर्जा आगे जाएगी, फिर आप 100 जूल थी, उसका 10 जूल प्राथमिक के पास आई, 1 जूल फिर द्वितीयक के पास आई, और 0 पॉइंट फिर 1 जूल आपके तृतीयक के पास आई। नेक्स्ट ऊर्जा जाएगी, नेक्स्ट ऊर्जा होगी क्या खाने के लिए? नहीं होगी ना। तो ऊर्जा की उपलब्धता में कमी होने के कारण ये पोषी स्तर सीमित है। 3 से 4 पोषी लेयर तक ही आपको ये पोषी स्तर देखने को मिलता है, क्योंकि 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ती है। घास को टिड्डा खाया, तो यहां पर मान लेते 1000 जूल ऊर्जा थी घास के पास, टिड्डे के पास 10 जूल गई, यानी 100 जूल ही गई। मेड के पास इसकी 100 की 10% गई, तो 100 की 10% यहां पर निकालेंगे तो 10 जूल गई मेड के पास। अब 10 की 10% आप निकालेंगे तो 1 जूल गई। अब 1 का 10% आप निकालो, 0.1 जूल आगे गई है। अब ऊर्जा रहेगी नहीं तो आगे कैसे पोषी स्तर बढ़ेगा? नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट देखो, सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं और नील हरी शैवाल है वो उत्पादक हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको पूछा करेक्ट कौन सा नहीं है? हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, कार्बनिक यौगिकों से नहीं करते हैं, अकार्बनिक यौगिकों से। हरे पौधे भोजन करते हैं CO2 और H2O, साथ ही में सूर्य का प्रकाश है, ये अकार्बनिक यौगिक हैं, और इनसे भोजन प्राप्त करते हैं और बनाता है कार्बनिक यौगिक, जिसे आप ग्लूकोज कहते हो। तो ये बोल रहा कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त नहीं करते हैं, ये तो गलत स्टेटमेंट है। आपको पूछा सही नहीं है, एक तो ये बी गलत है। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से, बिल्कुल उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे हैं ना, अपना भोजन इन अकार्बनिक यौगिकों से बनाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, सूर्य की ऊर्जा को फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनता है तो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी सही है। आपको गलत पूछा तो गलत विकल्प बी ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, बाकी आपको बता देता हूं।
कार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिनमें मुख्यतः कार्बन हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होते हैं। कभी कभी इनमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें कार्बन कार्बन बंद और कार्बन हाइड्रोजन बंद यहाँ पर मुख्य विशेषता है। तो कार्बोहाइड्रेट में आपके ग्लूकोज सुक्रोज, ये सुक्रोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसमें ये कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन में केसीन हीमोग्लोबिन, ये भी कार्बनिक यौगिक है। लिपिड फैट तेल कार्बनिक है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, ये भी कार्बनिक है। हाइड्रोकार्बन मेथेन बेंजीन कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है। आहार श्रृंखला में कौन सा वर्ग शामिल नहीं है? घास, शेर, खरगोश, भेड़िया। तो यहां पर आप देखेंगे आहार श्रृंखला में एक जीव दूसरे को खाएगा, उत्पादक को उपभोक्ता खाएंगे। तो जैसे विकल्प एक में घास, शेर, खरगोश, भेड़िया दे रखा है। घास को कौन खाएगा? घास को खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा? खरगोश को भेड़िया खाएगा। और भेड़िए को अंत में शेर खाएगा। तो ये तो एक सही खाद्य श्रृंखला बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथे में भी आप देखेंगे ना, सही खाद्य श्रृंखला बन रही है। कैसे बन रही है? मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा। सभी को पता है घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को लास्ट में चील खाता है। तो ये भी एक संभावित खाद्य श्रृंखला विकल्प 4 में। लेकिन विकल्प 2 में आप देखेंगे जिसमें आपको दे रखा है, विकल्प 2 में पलवक और फिर मानव भी दे रखा है, मछली भी दे रखी है, टिड्डा भी दे रखा है। पलवक यानी जल में तैरने वाले पौधे और उनमें जलीय पारितंत्र के ही सारे आने चाहिए। ये देख पा रहे हो आप, दो जीव पलवक और मछली जलीय खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। बाकी टिड्डा और मानव स्थलीय खाद्य श्रृंखला का हिस्सा, दोनों ही अलग अलग हो गए। जलीय खाद्य श्रृंखला पलवक और मछली, पलवक को मछली खाती है। टिड्डा और मानव ये दूसरी स्थलीय खाद्य श्रृंखला, तो दोनों ही अलग अलग जलीय है, तो सारे जलीय होने चाहिए। तीसरा विकल्प में आप देखेंगे ना, तीसरा भेड़िया, घास, सांप, बाघ। अब घास है ना, घास, इसको कौन खाएगा? इसको खाने वाला कोई शाकाहारी है ही नहीं। घास को खाएगा ही नहीं कोई। भेड़िया नहीं खाएगा, सांप नहीं खाएगा, बाघ नहीं खाएगा। तो घास को कोई नहीं खाएगा, तो घास बढ़ जाएगा, बाकी खत्म हो जाएंगी। ऊर्जा आगे कैसे जाएगी? घास के द्वारा ही तो ऊर्जा आगे जाती है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो 3 भेड़िया, सांप, बाघ मांसाहारी है और घास उत्पादक है। चूंकि कोई शाकाहारी नहीं है जो घास को खा सके, इसलिए खाद्य श्रृंखला का गठन नहीं हो सकता। 2 और 3 में वेरी इंपोर्टेंट वाला किसमें नहीं हो सकता है? एक तो इसमें ये पलवक आपका ये खाद्य श्रृंखला आगे जलीय और मछली, और इसके साथ स्थलीय खाद्य श्रृंखला का अस्तित्व नहीं हो सकता है। और बाकी आपने देखा यहाँ पर शाकाहारी नहीं है जो घास को खा सके, तो ये भी खाद्य श्रृंखला नहीं बनी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशतता लगभग कितनी है? सूर्य से प्रकाश खूब आता है, आपको लगता है सारा प्रकाश है, वो पेड़ पौधे उनको काम में ले रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना उनके पास, उसका 1% वो काम में लेते हैं फोटोसिंथेसिस वगैरह में। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का उपयोग सौर ऊर्जा का केवल एक छोटा सा अंश यानी लगभग 1% ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए अवशोषित किया जाता है। हरे पौधों द्वारा 1% ही भाग काम में लेते हैं। यह अवशोषित ऊर्जा पौधे द्वारा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। सूर्य की ऊर्जा पौधा उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अब 1% है ना, वो ही अवशोषित हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। तो 99% सौर ऊर्जा वातावरण में पुनः वापस चली जाती, परावर्तित हो जाती है। इसका उपयोग पृथ्वी को गर्म रखने पर्यावरणीय प्रक्रिया में आपको देखा जाता है, क्योंकि ये केवल 1% ही एब्जॉर्ब होती है। हालांकि ये केवल 1% ऊर्जा है, लेकिन ये पृथ्वी पर सभी जीवों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। 1% लगता है, 1% है बहुत ज्यादा ऊर्जा। दिए गए चित्र में एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं। बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध है। तो सबसे यहाँ पर आप देखेंगे निचला पोषी स्तर। इसमें देख रहे हो आप, साइज से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा है, T1 है। प्रथम यहाँ पर पोषी स्तर है। तो इस प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक आते हैं और उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से सबसे ज्यादा यहाँ पर ऊर्जा बनाएंगी। वो ऊर्जा आगे जाएगी, केवल 10% जाएगी। उसका भी 10% आगे जाते हुए लगभग 3 से 4 स्तर तक ये पोषी स्तर बनेंगे। तो सबसे अधिक ऊर्जा है ये T1, बिल्कुल सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरन को निकाल दिया जाए ना तो क्या होगा। अब घास को खा रहा है हिरन, हिरन को खा रहा है बाघ। अब ये बोल रहा हिरन को निकाल दिया, क्या बाघ घास खा सकता? नहीं खाएगा। तो बाघ खत्म, हिरन को निकाल दिया तो बाघ क्या है? खत्म। अब हिरन को निकाल दिया तो घास को कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा, घास ज्यादा हो जाएगा। तो घास समष्टि घटेगी नहीं, घास तो बढ़ेगी।
घास समष्टि तो बढ़ेगी, ये बोल रहा है बाघ घास खाने लगेंगे, नहीं खाएंगे। बाघ समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि होगी, बाघ खत्म हो जाएंगी, घास में वृद्धि होगी। करेक्ट है। इस टाइप से ही खाद्य श्रृंखला एक दिशा चलती है। यहाँ पर ये आहार श्रृंखला में नेक्स्ट देखते हैं, किसी पारितंत्र में अपघटक लास्ट में आते हैं जो जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। जैव पदार्थ है, मर गया है, वो कार्बनिक था, जो अपन अपने खुद में क्या कार्बन है, अपन खत्म हो जाएंगे तो जो सूक्ष्म जीव है अपना अपघटन करेंगे, तो अपना जो कार्बनिक चीज थी ना वो अकार्बनिक में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिला दी है। तो पारितंत्र में अपघटक यही काम करते हैं, सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे, जानवर या अन्य जैविक कचरों को विघटित करके अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं। कार्बनिक को अकार्बनिक में बदलते हैं अपघटक, जिसमें बैक्टीरिया, कवक और कुछ अन्य सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। कार्य है कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, इनको अकार्बनिक रूप जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, CO2 में कन्वर्ट करना। ये सभी पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और उत्पादक के लिए उपयोगी होते हैं। उत्पादक है जो हरे पेड़ पौधे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, तो CO2 वगैरह की आवश्यकता रहती है, तो ये मिट्टी में मिले हैं, वापस उत्पादक को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये साइकिल चलता रहेगा। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण की बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले यहां पर अपन बात करते हैं घास। घास को यदि खाता है आपका टिड्डा और टिड्डे को खाता मेढक, ठीक है, तो उत्पादक से अपघटक की दिशा में, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में। अब टिड्डा क्या उत्पादक था? नहीं था, टिड्डा खुद प्राथमिक उपभोक्ता था। टिड्डा खुद घास को, उत्पादक को खा रहा है, तो टिड्डा खुद घास को खा रहा तो प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डे को मेढक खा रहा तो मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में ऊर्जा जा रही है। ऊर्जा प्रवाह देखिए, घास है आपका उत्पादक है, इसको प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेढक खा रहा तो द्वितीयक उपभोक्ता तक, टिड्डे को मेढक खा रहा तो प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा किस में जा रही है? द्वितीयक उपभोक्ता तक जा रही है। क्या उत्पादक से द्वितीयक उपभोक्ता तक डायरेक्टली जा रही है ऊर्जा? नहीं जा रही है। उत्पादक से 10% जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता तक, इस 10% का आगे और 10% जाएगी द्वितीयक उपभोक्ता तक। इस टाइप से ये चेन चलती है। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है, उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रश्न बोलता है कि इन प्लेटों का उपयोग क्यों करें प्लास्टिक की, इनको तो भोजन खाने के बाद आप फेंक रहे हो, और प्लास्टिक आपको पता है गैर जैव निम्नीकरणीय है, यानी इनका अपघटन नहीं होता है, ये वायुमंडल में बनी रहेगी, कोई फायदा नहीं, नुकसान है उल्टा। बहुत ज्यादा मात्रा हुई तो कितना प्रदूषण हो जाएगा इसका। ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ प्लास्टिक की प्लेटें ये होती है, जिसका अर्थ है कि ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अपघटित नहीं होती है, पर्यावरण में लंबे समय तक रहती है, प्रदूषण का कारण बनती है, इसलिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करती है, जलीय और स्थलीय जीवों के लिए खतरनाक है। यदि इन प्लास्टिक को वो ग्रहण कर लेंगे, खा जाएंगे, तो बहुत ज्यादा ये जहरीली चीजें हैं। जैव निम्नीकरणीय प्लेटें हैं जो पत्तों से हैं, कागज से बनी होती है, इनका उपयोग बेहतर है पर्यावरण के लिए। तो ये 21 सवाल तो आपके MCQ के थे। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तालाब की सामान्य आहार श्रृंखला लिखिए। तालाब यानी यहाँ पर जलीय बात हो रही है, जलीय जो जलीय बॉडी है, निकाय है, इसकी आहार श्रृंखला। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके आ जाएंगे फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप पलवक आ जाएंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन जो उत्पादक है, जलीय पौधे जिसे आप कहते हो, जल में तैरने वाले पौधे। अब इनको खाएंगे छोटे जलीय जंतु, जिसमें आपके लार्वा, कीड़े, झींगा ये सभी आ जाते हैं। छोटे जलीय जंतु यानी जो फाइटोप्लैंक्टन है, उत्पादक जो पानी में रहने वाले पौधों को कौन खाएगा? लार्वा, कीड़े, झींगा आदि। तो उत्पादक के बाद ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता है, ये सभी जो आपको दे रखा है, लार्वा, कीड़े। अब प्राथमिक उपभोक्ताओं को, इन लार्वा, कीड़े, झींगा को खाएगी छोटी मछलियां, तो ये है द्वितीयक उपभोक्ता। छोटी मछली को ये बड़ी मछली और फिर पक्षी खाएगा, तो फिर यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता तक जा रहा है। बड़ी मछलियों को पक्षी खा जाएंगी, बगुले खा जाएंगी। तो ये तालाब की सामान्य आहार श्रृंखला वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उत्पादक, तालाब में प्राथमिक उत्पादक जैसे शैवाल,
फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवक, ये सौर ऊर्जा का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जो जलीय पौधे हैं। इनको खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे आप कहते हो जूप्लांक्टन। यह जूप्लांक्टन है जो इस फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। लार्वा, कीड़े, झींगा, इन जूप्लांक्टन की बात हो रही है। डेफनिया, साइक्लोप्स, ये छोटे जलीय जीव होते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं जूप्लांक्टन। अब इन जूप्लांक्टन को खाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये तो एक तरीके से जूप्लांक्टन तो शाकाहारी है, शाकाहारी को खाएगा वो मांसाहारी है। शाकाहारी कैसे हो जूप्लांक्टन, क्योंकि तो पेड़ पौधों को खा रहे हैं ना, उत्पादकों को खा रहे हैं। अब ये मांसाहारी हो जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाएंगे, जिसमें छोटी मछलियां आ जाएगी, कीट लार्वा होते हैं इसमें। अब तृतीयक उपभोक्ता इन छोटी मछलियों को खाएंगी। बड़े शिकारी होते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बड़ी मछलियां हैं, और इन बड़ी मछलियों को शीर्ष शिकारी, टॉप यहां पर सबसे ऊपर आपका आता है शिकारी। आहार श्रृंखला के अंतिम उपभोक्ता होते हैं जो बगुले हैं, जल सांप हैं। इन तृतीयक उपभोक्ताओं को भी खा जाते हैं। ये तालाब की आहार श्रृंखला फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लांक्टन खाएंगे, जूप्लांक्टन को छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां, और लास्ट में बगुला या जल सांप। खेतों को कृत्रिम पारितंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि मानव ने इनको बनाया है। ये अपने आप नहीं बने हैं। पारितंत्र इकोसिस्टम होता है ना, जो पारितंत्र जिसमें जैव और अजैव घटक होते हैं, तो ये स्वतः निर्मित नहीं होते हैं खेत। ये मानव द्वारा खाद्य उत्पादन के उद्देश्य से बनाया गया और प्रबंधित किया गया, मैनेज किया है मानव ने इसको। इसमें मानव ने हानिकारक कीट खरपतवार है, इनको हटाया, कीटनाशक चीजें डाली है, और इनको नियंत्रित करने के लिए लगातार मानव हस्तक्षेप कर रहा है। सिंचाई के लिए उर्वरक है, कीटनाशकों का उपयोग कर रहा है। इससे जैव और अजैव घटकों का असंतुलन भी हो रहा है। प्राकृतिक पारितंत्र में जब आप इस प्रकार से रासायनिक खाद्य डालेंगे ना, तो ये जो जैव घटक है इन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। केवल उपयोगी पौधे उगाए जाते हैं, इसमें अवांछित पौधे खरपतवार हटा दिए जाते हैं। जैव विविधता में कमी आती है, कहीं ना कहीं पौधे भी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और यहाँ पर कमी आ रही है क्योंकि आप तो हटा रहे हो ना एक चीज को। ये प्रकृति जो अपना प्रकृति है इसके विरुद्ध है, विपरीत है। जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाते हैं, और प्रकृति में ये जो एक तरीके से फायदेमंद है चीजें, इनका कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, प्रदूषण नहीं है, जैव निम्नीकरणीय है। कह सकते हो कार्बनिक को अकार्बनिक यौगिकों में विघटन कर दिया जाता है। कागज, लकड़ी, सब्जी के छिलके, ये सभी शामिल हैं। पर्यावरण पर ये आसानी से विघटित हो जाते हैं, तो प्रदूषण कम होता है, ठीक है, रिसाइकल हो सकता है इनका। गैर जैव निम्नीकरणीय है, प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा अपघटन नहीं होता है, लंबे समय तक पर्यावरण में रहेंगे। प्लास्टिक, डीडीटी, बेकेलाइट, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, ये सभी गैर जैव निम्नीकरणीय है, ठीक है, पर्यावरण में लंबे समय तक रहेंगे, तो ये भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनेंगे। निम्नलिखित कथनों परिभाषाओं में से प्रत्येक के लिए एक शब्द का सुझाव दीजिए। वह भौतिक और जैविक संसार जहां हम रहते हैं, हम पर्यावरण में रहते हैं। आहार श्रृंखला का वह प्रत्येक स्तर जहां ऊर्जा का स्थानांतरण होता पोषी स्तर है। पारितंत्र के भौतिक कारक तापमान, वर्षा, पवन, मृदा, ये कैसे अजैविक घटक है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, उत्पादकों को खाने वाले हैं उपभोक्ता। पर्यावरण में अपघटकों की भूमिका क्या है। अपघटक जो सूक्ष्म जीव के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये कार्बनिक को अकार्बनिक में कन्वर्ट करते हैं। मृत चीजों को ये अपघटन करके मिट्टी में मिलाते हैं, और मिट्टी में ये पोषक तत्व वापस उन जैविक घटकों, उत्पादकों के द्वारा उपयोग की जाती है अपने भोजन बनाने के दौरान। तो अपघटक की पर्यावरण में भूमिका, जैव पदार्थों का विघटन करेंगे। जैविक पदार्थ है, मृत होने के बाद उनका विघटन करेंगे और पर्यावरण से हानिकारक पदार्थों को हटाते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल है, पोषक चक्र बना रहता है। जो पोषण था किस प्रकार उत्पादक से उपभोक्ता में गया, उपभोक्ता मर गए तो उनको अपघटन करके वापस वो पोषक मिट्टी में आ गया। शुरुआत में मिट्टी में ही था, मिट्टी से उत्पादक के पास गया था। पोषण तत्वों का इस प्रकार से रिसाइकल होता रहता, खत्म नहीं होते। मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्व वापस आ जाएंगे तो बनी रहेगी। कार्बन और नाइट्रोजन चक्र का संतुलन रहेगा, अपशिष्ट प्रबंधन रहेगा, तो ये लाभदायक चीजें हैं। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को चुनिए और उन्हें सही करके लिखिए। जैसे जैव आवर्धन, भोजन श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषी स्तरों पर रसायनों का एकत्रीकरण। बिल्कुल, खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर पोषी स्तर पर ये रसायन जो एकत्रित होते हैं ना, वही जैव आवर्धन है। लास्ट में उच्चतर पोषी स्तर तक ये एकत्रित होते रहते हैं। इकोसिस्टम, पर्यावरण के जैविक घटक नहीं आएंगे। पारितंत्र में जैविक के साथ में अजैविक घटक भी यहाँ पर इंक्लूड करो, इसको सही करना। जैविक और अजैविक घटक दोनों है। जल जीवशाला यानी आप देखते हो जो आपकी, मैंने बात की ना शुरुआत में ही, जैसे आप एक्वेरियम बोलते हो,
जो एक मानव निर्मित पारितंत्र है, ये कृत्रिम पारितंत्र है, जहां जलीय जीवों को नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। ऐसा कृत्रिम पारदर्शी टैंक होता है जिसमें जल भरकर उसमें जल जीव, मछली है, जल पौधे, झींगे ये डाल देंगे, मछलियों का भोजन डाल देंगे ताकि मछली वहां पर जीवित रहे और छोटे छोटे पौधों से ऑक्सीजन उनको मिलती रहे। वो जल जीवशाला है। और बात हो रखी है कि जल जीवशाला मानव निर्मित है, बिल्कुल मानव निर्मित है, करेक्ट है, इनको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पूछा था ना, गलत युग्म को चुनिए, गलत युग्म चुना और आपने करेक्ट किया। परजीवी वे जीव जो अन्य जीवों पर रहते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरों पर डिपेंड है परपोषी परजीवी, और उनसे भोजन प्राप्त करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, वो परजीवी है। जिसमें परपोषी को हानि होती है। जू, जौक, अमरबेल, फीताकर्मी मच्छर, प्लाज्मोडियम, एस्केरिस, ये सभी जीव अन्य जीवों पर डिपेंड है, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी है, पैरासाइट है। आहार श्रृंखला और आहार जाल के बीच दो अंतर बताइए। आहार श्रृंखला आपको बताया सरल रेखीय क्रम है जिसमें एक जीव दूसरे जीव का आहार बनता है। जैसे घास है, इसको हिरण खाएगा, हिरण को शेर खा जाएगा। आहार जाल में ये विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क है जहां एक ही जीव कई जीवों से आहार ग्रहण करता है। हिरण अब घास से आहार ग्रहण कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर आहार जाल में एक जीव बहुत से स्रोतों से अपना आहार ग्रहण करे और कई जीवों का ये आहार बनता भी है, दूसरों का ये शिकार भी बन सकता है, कई अनेकों का। तो आहार जाल में यहाँ पर संभावित संबंध की बात करें, जैसे आपको अभी मैंने ऊपर बताया था, घास है, ये टिड्डा का भी भोजन है, खरगोश का भी है, हिरण का भी है, तीनों का भोजन है। तो एक ही यहाँ पर चीज तीनों के लिए भोजन है, तो एक जाल बन जाएगा। घास से आप टिड्डा को भी रिलेट करेंगे, घास बनाएंगे, फिर यहाँ पर टिड्डा, इधर आप खरगोश, इधर इस घास से आप हिरण करेंगे। तो समझ रहे हो यहाँ पर किस टाइप बाज है, इस सांप को खा रहा है, टिड्डा को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है। तो इस टाइप से खरगोश है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये खरगोश है, इसको सांप खा रहा है और सांप मेढक को भी खा रहा है। आप कहेंगे सांप कब खरगोश को खाने लगा? जो बड़े सांप है, अजगर वगैरह, वो खा लेते हैं, छोटे सांप अपने घरेलू सांप देखते हो वो नहीं खा पाते हैं। तो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही मार्ग से होता है, जबकि आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह कई मार्गों से होता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र अधिक स्थिर रहता है। तो आहार जाल में बहुत सारी डिपेंडेंसी है, निर्भरता रहती है। आहार श्रृंखला में एक दूसरे पर डिपेंड है। यदि वो चीज खत्म हो गई तो फिर भोजन क्या रहेगा? एक चीज खत्म हो गई, दूसरे का भोजन, पूरी आहार श्रृंखला ही गायब हो जाएगी। लेकिन आहार जाल में बहुत सारे रास्ते हैं, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। तो ज्यादा स्थिर है ना पारिस्थितिकी तंत्र में, अधिक स्थिरता आपको आहार जाल में देखने को मिलेगी, कई मार्गों से जब ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट यहाँ पर उर्वरक उद्योगों के उपोत्पाद कौन से हैं, बाई प्रोडक्ट कौन से हैं, पर्यावरण पर वे क्या प्रभाव डालते हैं? तो उर्वरक उद्योग के जो फर्टिलाइजर के उपोत्पाद हैं, बाई प्रोडक्ट हैं, उसमें आपका आता है फॉस्फोजिप्सम। फॉस्फेट उर्वरक उत्पादन के दौरान निकलता है। इसमें फ्लोराइड और रेडियोधर्मी तत्व हो सकते हैं। अमोनियम सल्फेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ गैसीय उत्सर्जन आपको नाइट्रोजन और सल्फर पर आधारित ऑक्साइड देखने को मिलेंगे, और हेवी मेटल्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कैडमियम और आर्सेनिक है। ये पर्यावरण में जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, मिट्टी का प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होती है, अम्लीय वर्षा यहाँ से आपको देखते हो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से होती है। तो ये सभी मिट्टी में प्रदूषण देखेंगे तो भारी धातुएं अम्लीय बाई प्रोडक्ट मिट्टी की उर्वरता को घटाते हैं। और जल प्रदूषण में नाइट्रोजन फॉस्फोरस युक्त अपशिष्ट जल से यूट्रोफिकेशन, यानी जलाशयों में शैवालों की अधिकता, बहुत ज्यादा जलाशय में शैवाल हो जाएंगे, उसे कहेंगे यूट्रोफिकेशन। ये भी काफी बार एग्जाम में सवाल आता है। और बाकी रेडियोधर्मी प्रदूषण तो बढ़ाते ही हैं। अब ये सवाल आपके कंप्लीट हुए एनसीईआरटी एग्जाम पर के। पाठ्य पुस्तक के इंपोर्टेंट अभ्यास क्वेश्चन है वो भी कुछ ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? केवल जैव निम्नीकरणीय की बात करें ना, अन्य कोई नहीं रहना चाहिए। घास, पुष्प, चमड़ा जैव निम्नीकरणीय है, बिल्कुल करेक्ट है। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। अब प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय नहीं है। फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। तो समूह बी को छोड़कर सभी में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी सभी विकल्प में घास, पुष्प, चमड़ा सही है क्योंकि सभी जैव निम्नीकरणीय है। घास, लकड़ी, प्लास्टिक गलत है, प्लास्टिक नहीं है। बाकी यहाँ पर ये सभी जैव निम्नीकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला यहाँ पर आप देखेंगे घास, गेहूं, आम, ये तीनों ही एक तरीके से घास, गेहूं, आम उत्पादक है। तो आहार श्रृंखला के बाद उपभोक्ता, आहार श्रृंखला में उपभोक्ता की जरूरत रहती है ना, तो उपभोक्ता कहाँ है? यहाँ पर नहीं है ना, सभी अपने खुद से ही सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं।
घास, बकरी, मानव, ये एक संभावित आहार श्रृंखला हो सकती है। घास है, इसको बकरी खाएगी, और मानव यदि मांसाहारी है तो बकरी को भी यहाँ पर वो खा सकते हैं। बकरी, गाय, हाथी, ये सभी एक तरीके से आप कह सकते हो उपभोक्ता है। उत्पादक कहाँ गया इसमें? बकरी, गाय, हाथी है, ये उपभोक्ता है। तो ये शुरुआत में कहाँ से भोजन लेंगे? उत्पादक नहीं है तो नहीं बन सकती है। घास, मछली, बकरी, इसमें आप देखेंगे मछली ये जलीय श्रृंखला बनाती है, आहार श्रृंखला बनाती है। घास, बकरी है स्थलीय बनाती है। दोनों ही अलग आहार श्रृंखला है, तो काम कैसे बनेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो मछली इस संदर्भ में उपयुक्त विकल्प नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? पर्यावरण मित्र व्यवहार, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला, प्लास्टिक बैग के स्थान पर कपड़े का थैला, अच्छी बात है, पर्यावरण मित्र है। कार्य समाप्त हो जाने पर बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, इलेक्ट्रिसिटी है। ज्यादा उपभोग करेंगे तो ज्यादा यहाँ पर आपको संसाधनों का दोहन करना पड़ेगा, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ये भी सही बात है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, स्कूटर से विद्यालय छोड़ने जाएंगे, फ्यूल बर्न होगा, पर्यावरण का प्रदूषण होगा। उपयुक्त सभी कहीं न कहीं पर्यावरण मित्र है। यहाँ पर क्या होगा यदि हम एक पोष स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, मार डालें? एक पोष स्तर के आपने सभी जीव मार डाले ना, अगले पोष स्तर अपने आप मर जाएंगे। उसके पहले का पोष स्तर तो जीवित रहेगा, लेकिन नेक्स्ट पोष स्तर खत्म हो जाएंगे। यदि हम एक पोष स्तर के सभी जीवों को समाप्त करेंगे ना, जैव विविधता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि हम सभी शाकाहारी जीवों को मार दें, जितने भी शाकाहारी मार देंगे, मांसाहारी अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मांसाहारियों का भोजन ही वो शाकाहारी जीव है। इससे पूरे खाद्य जाल में असंतुलन पैदा होगा और कई प्रजातियों का विलुप्त होने की संभावना बनेगी। खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी, पारिस्थितिकी तंत्र है संतुलन बिगड़ जाएगा, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी। एक पोष स्तर गायब हुआ ना, फिर अगले पोष स्तर में अपघटन होगा, वो खत्म होगा तभी अपघटन होगा। वो खत्म हो, पोष स्तर ही नहीं रहेगा तो अपघटन कहां से होगा? अपघटन नहीं होगा तो पोषक तत्व तो वापस मिट्टी में कैसे मिलेंगे? तो नकारात्मक प्रभाव, उर्वरता कम होगी कि नहीं होगी? ये सभी क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण फैक्ट जो इनमें रह गए हैं, या फिर कुछ और ज्यादा आपको इजी वे से समझाने की जरूरत है। आहार श्रृंखला आपने देख ली है, विभिन्न जैविक स्तरों पर जीवों की श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं, आहार श्रृंखला है। पोषी स्तर आपने देखा, प्रथम पोषी स्तर उत्पादक है जो स्वपोषी होते हैं, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। द्वितीय पोषी स्तर है जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं जो शाकाहारी हैं, इन उत्पादकों को खाते हैं, पौधों को खाते हैं। तृतीय पोषी स्तर में द्वितीय उपभोक्ता आएंगे जो इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाएंगे, जैसे छोटे मांसाहारी यहाँ पर ये। अब चतुर्थ पोषी स्तर में तृतीय उपभोक्ता, इसे आप कहते हो बड़े मांसाहारी है, छोटे मांसाहारियों को ये भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। आहार श्रृंखला की लंबाई लगभग आप देखते हो 4 पोषी स्तर तक रहती है, तो 3 से 4 चरण तक सीमित रहती है। कारण क्या है कि यहाँ पर 10% ही ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, तो नेक्स्ट अंतिम स्टेज में ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो कैसे यहाँ पर श्रृंखला की लंबाई बढ़ पाएगी? ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पर एक दिशा में होता है। सौर ऊर्जा यहाँ पर स्वपोषी से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और स्वपोषी से प्राथमिक उपभोक्ता तक जाती है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, वापस बैक पिछले स्तर पर वापस आप नहीं दौड़ सकते। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता के पास ऊर्जा है ना, वापस वो स्वपोषी के पास नहीं जा सकती है। ऊर्जा का ह्रास होगा, हमेशा 10% ही ऊर्जा आगे ट्रांसफर हो पाएगी। एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरे पौधे सौर ऊर्जा का केवल 1% खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। सूर्य से जितनी भी ऊर्जा आ रही है ना, उनमें से 1% ही काम में ले रहे हैं हरे पौधे खाद्य ऊर्जा में। कितनी? 1%। एग्जाम में बार बार सवाल आता है। अब ये 1% जो ऊर्जा ली है ना, मान लेते 1% जो ऊर्जा ली वो 1000 जूल है। अब नेक्स्ट जाएगी ना दूसरे पोषी स्तर पर, वो 10% ही इसका जाएगी, यानी 100 जूल ही जा पाएगी इसका। तो परिणाम यहाँ पर ऊर्जा इतनी लास्ट में कम हो जाएगी कि 3 से 4 स्तर तक ये आहार श्रृंखला रहती है। जीवों की संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है। निचले पोषी स्तर जैसे उत्पादक है, उत्पादक में सबसे अधिक संख्या में जीव है, सर्वाधिक जीव है ना, जैसे आप ये पिरामिड बनाते हो, ये आपका उत्पादक है, हरे पेड़ पौधे, उनमें जीवों की संख्या सबसे अधिक है। उत्पादक के बाद यहाँ पर ये आपका T1 है, प्रथम पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर में धीरे धीरे जीव कम हो रहे हैं, जिसे आप प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हो, प्राथमिक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता यानी T3 तीसरा पोषी स्तर है, इसमें और जीव कम हो रहे हैं, यानी अंतिम पोषी स्तर में जीव बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे, यानी सबसे अधिक जीव है उत्पादक में। 3 प्रकार की प्रमुख आहार श्रृंखला आपको बता दी है, इमेज में बताई थी कि वन में कौन सी है, घास मैदान में कौन सी है, तालाब में कौन सी है। वन में आहार श्रृंखला आपके मुख्य रूप से इजी वे से समझे ना, जैसे पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों को हिरण खाएगा, पेड़ पौधे उत्पादक है, यानी प्रथम पोषी स्तर है। हिरण जो खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता है, उत्पादक को खाएगा तो द्वितीय पोषी स्तर है। हिरण को बाघ खाएगा तो ये माध्यमिक उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो तृतीय पोषी स्तर आपका हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये आपके वन में, जंगल में, वन में आहार श्रृंखला। अब बात करते हैं घास के मैदान में आहार श्रृंखला कौन सी होती है। तो घास है वो उत्पादक है, प्रथम पोषी स्तर T1 है। अब इस उत्पादक घास को टिड्डा खाएगा तो ये T2 है। ये है तो प्राथमिक उपभोक्ता लेकिन द्वितीय पोषी स्तर में। टिड्डे को मेंढक खाएगा तो द्वितीयक आपका पोषी स्तर तो तृतीय है लेकिन ये द्वितीयक उपभोक्ता है। अब इस मेंढक को सांप खाएगा तो तृतीयक उपभोक्ता है। सांप को गिद्ध खाएगा तो ये परपोषी यानी सबसे ऊपरी उपभोक्ता है, पंचम पोषी स्तर पर आ जाएगा। ये घास के मैदान में आहार श्रृंखला, घास को टिड्डा, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को गिद्ध है। अब तालाब में आहार श्रृंखला, तालाब में आपको देखने को मिलता है पादप पलवक, जल पौधे, शैवाल होते जो उत्पादक है, T1 है, प्रथम पोषी स्तर है। अब इन उत्पादक को, पादप पलवक को, इनको खाएगा झींगा तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है जो T2 में आएगा, द्वितीय पोषी स्तर में। इस झींगा को मछली खाएगी जो द्वितीयक पोषी तृतीयक पोषी स्तर या द्वितीयक उपभोक्ता है। अब इस मछली को बगुला खाएगा ना तो ये आपका T4 में चतुर्थ पोषी स्तर या फिर तृतीयक उपभोक्ता रहेगा। आहार जाल आपको ऑलरेडी बता रखी है, जहां पर आहार श्रृंखलाओं का मिला जुला रूप आपको देखने को मिलता है। एक ही जीव कई अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है और उन्हें खाता है और खुद दूसरों का, बहुत से जीवों का शिकार हो सकता है। ये जाल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें एक ही जीव कई जीवों से भोजन प्राप्त कर सकता है और कई जीवों का शिकार बन सकता है। मेंढक कीट भी खाता है और खुद सांप और बगुले का शिकार भी बनता है। मेंढक को सांप भी खा सकता है, बगुला भी खा सकता है, दोनों का शिकार है। तो ये जाल बन रहा है यहाँ पर। सांप चूहे और मेंढक दोनों को खाता है और खुद चील और उल्लू का शिकार बनता है। सांप चूहे और मेंढक को खाएगा और खुद इस सांप को चील और उल्लू खा देंगे। इस प्रकार जाल बन रहा है। तो आहार जाल की यहाँ पर प्रमुख कड़ियां आप देखेंगे। पौधे जैसे घास, ये उत्पादक में झाड़ी, जल पौधे, इनको खाने वाले बकरी घास को खा जाएगी, खरगोश भी खा जाएगा, हिरण भी खाएगा, जंगली बकरी, कीट, टिड्डा, झींगा, ये सभी इन प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक में आ जाए। ये सभी प्रथम पोषी स्तर है, घास, झाड़ी, जल पौधे, इनको खाने वाले ये प्राथमिक उपभोक्ता है। यानी बकरी, खरगोश, हिरण, ये सभी भी झाड़ी पौधे वगैरह खाएंगे तो ये जाल बना रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ये सभी जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसे कीट, टिड्डा, इन घास को खा रहा प्राथमिक उपभोक्ता। इनको खाने वाले मेंढक इनको खा जाएंगे, पक्षी इनको खा जाएंगे। बकरी भी प्राथमिक उपभोक्ता है जो ये घास और वगैरह पेड़ पौधे खाती है। तो बकरी, खरगोश, हिरण को खाने वाले हैं लोमड़ी, जंगली बिल्ली, बाघ, तो एक से अधिक का शिकार बन रहे हैं। तो ये जाल बन रहा पूरा, आप देख पा रहे हो। मेंढक को खाते हैं, मेंढक को खाते हैं सांप और बगुला, मछली को खाता बगुला, सांप को खाते हैं चील और उल्लू। अब तृतीयक उपभोक्ता देखेंगे, चूहे को खाते सांप और उल्लू, पक्षी को खाते चील और बाघ, लोमड़ी जंगली बिल्ली को खाता बाघ खा जाता है। अब जैव आवर्धन भी आपको मैंने बता दिया है। अजैव निम्नीकृत रासायनिक पदार्थ है जिनका निम्नीकरण नहीं हो सकता है, वो आहार श्रृंखला के माध्यम से प्रत्येक पोषी स्तर पर संचित होता जाता है और लास्ट में शीर्ष उपभोक्ता में सबसे अधिक उनका संचय होगा मनुष्य में। और इसका उदाहरण आपने डीडीटी से आपको समझाया था। जैव आवर्धन में डीडीटी, पारा, लेड, कैडमियम, ये सभी बेहतर उदाहरण है। खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर जाने पर हानिकारक रासायनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है, ये जीवों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसकी प्रक्रिया क्या है, जैसे आप पेस्टिसाइड वगैरह, पीड़ित नाशक है, रसायन मिट्टी और जलाशय में पहुंच जाते हैं। पौधे इन्हें जल और खनिज के साथ अवशोषित करते हैं। जलीय जीव और जंतु इन्हें ग्रहण कर लेते हैं पौधों को। प्रत्येक पोषी स्तर पर रसायनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी और सबसे अधिक सांद्रता रहेगी अंतिम पोषी स्तर पर। तो ये रहता है पूरा जैव आवर्धन है। तो मनुष्य जो आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है, ये रसायन सबसे अधिक वहां पर संचित हो जाएंगे। ये रसायन खाद्यान्न, गेहूं, चावल, सब्जी, फल, मांस में मौजूद रहते हैं। इन्हें धोकर या अन्य तरीका से हटाया नहीं जा सकता है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आपने देखा किस प्रकार डीडीटी है लास्ट में पक्षियों के अंडे के छिलका पर प्रभाव डाल दिया है, पतला हो जाता है, उनकी संख्या घटने लगती है। कैसे ये कीटनाशक पेस्टिसाइड खेतों में गया, खेतों में पानी के माध्यम से पेड़ पौधों में गया, उन पेड़ पौधों को खाने वाले जो एल्गी को खाने वाली मछलियों में चला गया, मछलियों को खाने वाले पक्षी में चला गया और पक्षियों के अंडे तक यहाँ पर प्रभाव डाल दिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है इसी एनसीईआरटी में, जैव प्रक्रम और एंजाइम से कुछ रेफरेंस लेते हुए दिया गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंजाइम विशिष्ट होते, यानी एक ही एंजाइम सभी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं कर सकता है। पाचन क्रिया विभिन्न एंजाइमों द्वारा होती है। अलग अलग एंजाइम अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे आप कोयला खाएंगे तो उसका पाचन होगा, आपको ऊर्जा मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि कोयले को बचाने के लिए कोई ऐसा एंजाइम है ही नहीं, उपयुक्त एंजाइम। तो अलग अलग कार्य रहता है, एक ही एंजाइम सभी का काम नहीं कर सकता है। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो यही काम लागू होता है जैव निम्नीकरणीय में। ऐसे एंजाइम जो रहेंगे अपघटन कर देंगे, कुछ का नहीं कर पाएंगे। तो पदार्थ वे होते हैं जैव निम्नीकरणीय
जिन्हें सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया कवक है ये अपघटित कर सकते हैं, और वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर प्राकृतिक रूप से वापस पर्यावरण में मिल जाते हैं ये जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय में प्राकृतिक पदार्थ में आपके उदाहरण आते हैं फल सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, कागज, कपास, लकड़ी, गोबर, पत्तियां, ये क्या है, पत्तियां, अंडे के छिलके और चाय की पत्तियां, फूल, लेदर जो खाल है, कपड़े हैं, ये सारे आ जाएंगे जैव निम्नीकरणीय। कृषि अपशिष्ट में भूसे, अनाज के छिलके, टहनी और घास, पशु उत्पत्ति वाले पदार्थ में बाल, हड्डियां, दूध, ये सभी जैव निम्नीकरणीय है। इसके विपरीत अजैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, सूक्ष्म जीव उनका अपघटन कर ही नहीं सकते। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ आमतौर पर इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं, क्रिया नहीं हो पाती है और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। उदाहरण में आपके अजैव में प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थ में जैसे प्लास्टिक बैग, बोतलें हैं, स्ट्रो है, थर्माकोल है, सिंथेटिक कपड़े हैं, रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है, पेंट है, ये सभी। धातु और कांच में आप देखेंगे एल्यूमिनियम के डिब्बे, टिन, लोहा, तांबे की तारें, कांच की बोतलें, चश्मे, ये सभी अजैव निम्नीकरण, इनका निम्नीकरण नहीं हो सकता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इलेक्ट्रॉनिक और अन्य वस्तुएं भी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनका अपघटन नहीं हो सकता है। लास्ट में यहाँ पर एक्वेरियम की बात करें, टेक्नीशियन एग्जाम में एक्वेरियम से एक सवाल भी आया था। तो जल जीवशाला एक मानव निर्मित पारितंत्र है जिसमें मछलियां, जलीय पौधे, अन्य जीव एक नियंत्रित वातावरण में रहते हैं, बिल्कुल नियंत्रित रहता है वातावरण, और वो उसी वातावरण में स्वतंत्र है, बाहर नहीं जा सकते। जल जीवशाला बनाते समय ध्यान आपको ये देना है, पर्याप्त स्थान रखना मछलियों को तैरने के लिए, बड़ा जार टैंक ले लिया, जल एकदम स्वच्छ और उपयुक्त है, ऑक्सीजन यहाँ पर वायु पंप, ऑक्सीजन की आपूर्ति आपको पंप के जरिए करनी पड़ेगी। भोजन है, मछलियों के लिए बाजार में उपलब्ध भोजन रहता है। जलीय पौधे भी आप वहां पर उस एक्वेरियम में रखेंगे। पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और अपशिष्ट को अवशोषित कर स्व निर्वाह तंत्र बनाते हैं। ऐसे पौधे हैं जो अपशिष्ट को अवशोषित भी कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से वो स्व निर्वाह तंत्र यानी जलीय पौधे, स्व निर्वाह तंत्र का मतलब जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। आपको पता फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट के साथ में ऑक्सीजन भी बनती है और वो ऑक्सीजन मछलियों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो मछलियों का अपशिष्ट पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, वो ऑक्सीजन ले ली। अब मछलियों का अपशिष्ट है वो पौधों के लिए एक तरीके से पोषक तत्व है, पौधे की वृद्धि के लिए। तो ये एक चक्रीय प्रक्रिया है, पौधों को मिल रहा है पोषक तत्व और पौधों से वापस मिल रहा ऑक्सीजन है, तो ये चलती रहती प्रक्रिया। जल जीवशाला की सफाई भी जरूरी है, यानी यहाँ पर अपशिष्ट और मृत जीव जमा हो सकते हैं और जैसे जल दूषित हो गए तो मछलियां और मर जाएगी, तो पूरा एक्वेरियम ही आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए समय समय पर इसकी सफाई जरूरी है। जल जीवशाला में ऐसे जीवों को नहीं रखना चाहिए जो एक दूसरे को खा जाए। आपने छोटी और बड़ी मछली दोनों डाल दी तो बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाएगी, फिर पूरा ही इकोसिस्टम आपका गायब हो जाएगा। और बाकी आपको अपघटक का बता ही दिया है। और ओजोन के बारे में यहाँ पर लास्ट में डिटेल में कवर करते हैं। ओजोन और ऑक्सीजन में अंतर देखिए, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2 और ओजोन का फॉर्मूला है O3। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में एक और स्वतंत्र परमाणु ऑक्सीजन का ऐड हुआ है ना, तब O3 बना है। तो सामान्य ऑक्सीजन गैस O2 दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी होती है और ये सभी वायविक जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। जबकि ओजोन तीन ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। ये पृथ्वी की सतह पर एक विषैली गैस हो सकती है, परंतु ऊपरी वायुमंडल में ये सुरक्षा कवच का काम करती है। पृथ्वी के सतह पर तो ये O3 ओजोन है वो जहरीली है, लेकिन ऊपरी वायुमंडल समताप मंडल में ये यूवी रेज से अपनी रक्षा करती है, सुरक्षा कवच है। ओजोन परत का कार्य की बात करें, ये समताप मंडल में है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। यदि ये यूवी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचे ना तो त्वचा का कैंसर, नेत्र रोग, अन्य जैविक क्षति का कारण बनेगी, डीएनए क्षति का कारण बनेगी। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? सूर्य से निकलने वाली उच्च ऊर्जा वाली यूवी रेज है ना, ये ऑक्सीजन अणु को स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु में तोड़ देती है। तो यूवी रेज ही एक तरीके से निर्माण कर रही है ओजोन का। O2 ऑक्सीजन मौजूद है, उसको तोड़ दिया, ऑक्सीजन परमाणु में तोड़ दिया, स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु में, और ये ऑक्सीजन परमाणु है ना वापस इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ओजोन बना रहा है। तो यूवी रेज यहाँ पर काम आ रही है। ओजोन परत का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है, ये नष्ट हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीज है। 1980 के दशक से वैज्ञानिकों ने ओजोन परत में कमी दर्ज करनी शुरू की है। इस क्षरण का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए रसायन है CFC। इस CFC में क्लोरीन होता है, क्लोरीन ओजोन को तोड़ती है ऑक्सीजन में
और ओजोन परत को नष्ट करती है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका उपयोग अपन रेफ्रिजरेटर में करते हैं, एयर कंडीशनर AC में करते हैं, एरोसॉल स्प्रे में करते हैं, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है और ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन अणुओं को नष्ट कर देती है। कैसे CFC ओजोन सरण की नष्ट ओजोन सरण का कारण है? CFC गैसें जैसे CCl2F2 है, तो यहाँ पर ये बहुत स्थिर होती है, यानी वातावरण में टूटती नहीं है, वातावरण में क्रिया नहीं करेगी, ये ऊपर चली जाएगी, ये धीरे धीरे वायुमंडल के ऊपरी भाग समताप मंडल में पहुंच जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सूर्य की पराबैंगनी किरणें CFC अणुओं को तोड़ देती है। यहाँ पर तो स्थिर है, लेकिन ऊपर सूर्य का प्रकाश, ये जो यूवी रेज बहुत ज्यादा है, तो इस CFC अणुओं को तोड़कर क्लोरीन इससे मुक्त कर देती है और ये क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु से टकराता है। ये Cl परमाणु मुक्त है ना, इस ओजोन से टकराया ना, इस ओजोन में से एक ऑक्सीजन हटा दिया और ऑक्सीजन बन गई। फिर ये ClO किसी अन्य ऑक्सीजन परमाणु से प्रतिक्रिया करेगा और वहां से ओजोन को और नष्ट करता जाएगा। इस तरह एक ही क्लोरीन परमाणु हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है और CFC गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। और इसके संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयास भी किए गए हैं। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक एक समझौता किया गया था 1987 में। इस समझौते में ये निर्णय लिया गया, तो ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए समझौता हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। इसमें निर्णय लिया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन उस समय 1986 की बात है, उनके स्तर पर सीमित किया जाए, यानी इससे ज्यादा उत्पादन नहीं किया जाए, लिमिट लगा दी। इसके उपयोग को धीरे धीरे बंद किया जाएगा, यानी वहां पर जो अभी क्लोरोफ्लोरो उस समय हो रहा था ना उत्पादन 1986 में, उससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए और धीरे धीरे इसको कम करना है। ये प्रोटोकॉल था, ये एक वैश्विक कदम था जिससे ओजोन परत की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो इस टाइप से आपने देखा ये पूरा चैप्टर कवर हुआ, सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।